ओके, हाय एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। सो द 36 कांस्टेंट्स इन इक्वेशन नंबर 37 एंड 38 may be reduced in number by several consideration. The elastic energy density U is a quadratic function of strains in the approximation of Hooke's law. यहाँ कहना चाह रहे हैं ये कि Hooke's law की लिमिट के अंदर अगर अपन देखें तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स फोर्स होता है। उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/2 kx² होती है। करेक्ट। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, द जो भी कॉन्ट्रेक्शन या एक्सपांशन आ रहा है उसका क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है। सो हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास इस वक्त जो स्ट्रेन है उस स्ट्रेन को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ई से। सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस ई का फंक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करते थे, इस एक्स को वन डायमेंशन में लेते थे और अगर 3D में है तो वो r² आ जाता था। बट यहाँ पर अपने पास 9 कंपोनेंट आए थे, मतलब जो स्ट्रेन है वो इस वक्त टेंसर की तरह बिहेव करेगा। और जब टेंसर में इस एक्सप्रेशन को लिखा जाता है तब x की पावर 2 यानी x² जो है वो इस तरह से डायरेक्टली x मल्टीप्लाई बाय x नहीं लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है x1 x2, जहां पर x1 के सारे कंपोनेंट्स पॉसिबल होते हैं और x2 के सारे कंपोनेंट्स पॉसिबल होते हैं। सो इनके मल्टीप्लीकेशन से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो हमें भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेन के अलग अलग कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। सो एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे ई को हम फर्स्ट जो है, क्योंकि हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है स्ट्रेन को, एक को अपन ई लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं और सेकंड को अपन ई म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। करेक्ट। फिर यहाँ पर k इट इज अ कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे अपन c मान लीजिए, और वो हमारे पास यहाँ पर होगा लेमडा एंड म्यू, क्योंकि हम यहाँ पर जो टर्म्स डिनोट कर रहे हैं स्ट्रेन के 9 कंपोनेंट्स के लिए उनके लिए हम लेमडा एंड म्यू यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 1/2 का फैक्टर, तो हमने यहाँ पे 1/2 का फैक्टर लगा दिया। अब हमें पता है कि लेमडा की वैल्यू जो है वो 6 कंपोनेंट्स थे हमारे पास स्ट्रेन के, और इसलिए लेमडा की जो वैल्यू है वो हमारे पास जाएगी 1 से लेके 6 तक। करेक्ट, लेमडा की वैल्यू 1 से 6 तक जाएगी। एंड म्यू जो है वो भी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्ट्रेन के 6 कंपोनेंट है तो एक समेशन हमारा म्यू पे लगेगा और उसकी वैल्यू भी 1 से लेके 6 तक जाएगी। नाउ लुक एट इक्वेशन नंबर 39 वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो जो हमारे पास इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी होगी इस वक्त वो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 39 से दी जाएगी। अब हमारे पास में जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो क्या क्या होंगे, 1 हमारा एक्स एक्स है, 2 हमारा वाई वाई होगा, 3 हमारा जेड जेड होगा, 4 हमारा वाई जेड होगा, 5 हमारा जेड एक्स होगा, 6 हमारा एक्स वाई होगा। इक्वेशन नंबर 37 और 38 में ये हमारे पास लिखे हुए हैं, ये देख लो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्स है, ई वाई वाई है, ई जेड जेड है, वाई जेड है, जेड एक्स है और एक्स वाई है। 6 कंपोनेंट हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे 6 कंपोनेंट बना दिए, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। नाउ हमारे पास में द स्ट्रेस कंपोनेंट्स the stress components are found from the derivative of u with respect to the associated strain component. What does it mean? It means that हमारे पास फॉर्मूला जो होता है F इज इक्वल टू होता है -du/dx। कैसे, अगर u की वैल्यू 1/2 kx² रखो तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -d/dx। पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं 1/2 kx², तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आता है, -kx। इट मीन्स फोर्स कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। सो डेरिवेटिव ऑफ u अगर अपन निकालेंगे तो वो हमारे पास में क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। फोर्स जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे केस में अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो कंसीडर द स्ट्रेस एक्स एक्स। अब आप जानते हैं यहाँ पे कैपिटल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन, और स्मॉल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस प्लेन पे ये फोर्स लग रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, दैट विल ऑल्सो बी एक्स। सो एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होगा डेल यू अपॉन डेल ई एक्स एक्स। वाई, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेन है वो एक्स डायरेक्शन में, हमने फोर्स भी एक्स में लगाया है, नॉर्मल भी एक्स है, तो स्ट्रेन जो आएगा, जो प्लेन है
जिस प्लेन पे आप फोर्स लगा रहे हो वो एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हो, वो भी नॉर्मल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, तो वो जो प्लेन है वो किधर मूव करेगा, एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो क्यूब है वो क्यूब किधर जाएगा, एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आएगा, इसलिए डिफॉर्मेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। सो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल ई एक्स एक्स करना पड़ेगा। और हमने बोला वन जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे डेल ई वन आ जाएगा। अब डेल ई वन जो है उसको ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमें मिलती है या नहीं मिलती है, इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ई वन के कौन कौन से कंपोनेंट हमारे एक्सप्रेशन में आएंगे। देखो इक्वेशन 39 को अगर मैं एक्सपांड करूं तो सबसे पहले हमारे पास 39 एक्सपांड करने से बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, बट मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ ना, 1/2 समेशन lambda is equals to 1 to 6, okay, lambda is equals to mu is equals to 1 to 6 c lambda mu e lambda e mu। सबसे पहले एक समेशन को हम एज इट इज रख लेते हैं लैम्डा वाले को, है ना, और हम ओपन कर लेते हैं म्यू वाले को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, म्यू वाले को अपन ओपन कर लेते हैं, तो म्यू इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो सी लैम्डा 1, और ई लैम्डा है जो उसको भी बाहर ले लो एक बार, ई लैम्डा को बाहर ले लो ब्रैकेट के, क्योंकि लैम्डा पे समेशन अब ये वन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सो वी विल अप्लाई ओनली ऑन म्यू, एंड देन ई म्यू कितना हो जाएगा, ई वन प्लस सी लैम्डा टू एंड ई टू प्लस सी लैम्डा थ्री ई थ्री प्लस सी लैम्डा फोर ई फोर प्लस सी लैम्डा फाइव ई फाइव एंड प्लस सी लैम्डा सिक्स ई सिक्स। ये तो जब अपन ने म्यू पे समेशन ओपन कर दिया, अब हमें लैम्डा पे समेशन ओपन करना पड़ेगा। तो लैम्डा पे समेशन ओपन करने से मैं क्या मिलेगा, देखो 1/t, सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू वन रखते हैं, लैम्डा इक्वल टू वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई वन आ जाएगा, और ये ई वन इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, लैम्डा इक्वल टू वन रख रहे हैं अपन, लैम्डा इक्वल टू वन में यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सी वन वन, क्योंकि मैंने लैम्डा की जगह वन रखा है, और फर्स्ट टर्म हो जाएगा ई वन, 1/2 E2, 1/3 E3, 1/4 1/4 E4, 1/5 E5, 1/6 E6, ठीक है। ये तो आ गया, मैं इस 1/2 फैक्टर को बिल्कुल एकदम स्क्वायर में ले लेते हैं, ये तो E1 से हो गया जब हमने लैम्डा इक्वल टू वन रखा। अब हमारे पास क्या आएगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू टू रखेंगे तो बाहर आ जाएगा E2, इस लैम्डा की जगह E2 आ जाएगा, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा, अब इस एक्सप्रेशन में लैम्डा इज इक्वल टू टू रख दो, 2/1 E1, 2/2 E2, 2/3 E3, 2/4 E4, 2/5 E5, 2/6 E6, ठीक है। लेमडा इक्वल टू थ्री रखेंगे तो E3 हो जाएगा, और 3/1 E1, 3/2 E2, 3/3 E3, 3/4 E4, 3/5 E5, 3/6 E6, लेमडा इक्वल टू 4 रखेंगे, 4/1 E1, 4/2 E2, 4/3 E3, 4/4 E4, 4/5 E5, 4/6 E6, E5 रखेंगे, 5/1 E1, 5/2 E2, 5/3 E3, 5/4 E4, 5/5 E5, 5/6 E6, लेमडा इक्वल टू 6 रखेंगे, 6/1 E1, 6/2 E2, 6/3 E3, 6/4 E4, 6/5 E5, 6/6 E6, ओके 36 टर्म्स मिले हमारे पास। तो ये देखो एनर्जी एक्सप्रेशन आएगा, एक्चुअल एक्सप्रेशन ये होगा।
और फिर इसको बिल्कुल स्क्वायर में बंद कर दो ताकि 1/2 हमारे पास हो जाए। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी थी और वो था डेल यू बाय डेल ई1। ई1 के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ई1 वाले कंपोनेंट जो है सिर्फ वो देखते हैं, बाकी सबका तो जीरो हो जाएगा, जिसमें ई1 है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ई1 किस में है, देखो एक तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास ई1 है। यहाँ पे जो ई1 है और वो C11 से और E1 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो इस टर्म का तो मैं अलग से कर लेती हूँ, इस टर्म में E1 का स्क्वायर है, इसलिए E1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2E1 हो जाएगा, और 2E1 का 2 और ये 1/2 का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट टर्म में तो आ जाएगा C11E1, एक तो आ जाएगा C11E1, है ना, क्योंकि आगे 1/2 था और ई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2E1 था, सो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास E1 और कहाँ पे है, देखो उसके बाद में अब ये इवन जब इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके अलावा हमारे पास एक इवन जो है वो कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पर भी मिल रहा है हमें इवन, ठीक है, और यहाँ पर भी मिल रहा है हमें इवन, और यहाँ पर भी मिल रहा है अपन को इवन, यहाँ पर भी अपन को इवन मिल रहा है, यहाँ पर भी अपन को इवन मिल रहा है। तो मैं इवन वाले टर्म्स एक बार अलग अलग लिख देती हूँ ना। तो एक तो मुझे मिलेगा इवन, ऊपर वाले टर्म वापस लिखते हैं, प्लस डेल अपॉन डेल इवन, है ना। एक तो मिल रहा है अपन को इवन किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, सी, इस पूरी लाइन से C12 से शुरू हो रहा है, C12 1314, है ना। इसमें इवन का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, चलो इवन लिख लेते हैं, छोड़ो। C11 वाला अपन ले चुके हैं, 12E2 प्लस 13E3 प्लस 14E4 प्लस 15E5 प्लस 16E6। ओके, एक तो ये मिलेगा, प्लस डेल्टा इवन, और हमें टर्म डेल बाय डेल इवन, और हमें इवन के और टर्म्स मिलेंगे, और टर्म्स जो जो मिल रहे हैं वो लिख लेते हैं अपन। और कहाँ मिला था अपन को, देखो ये मिला था 21, C21 आएगा, C21, C31, C41, ये लिख रही हूं मैं ना। तो 21 से शुरू है और इनमें भी इवन मल्टीप्लाई है, सब में इवन मल्टीप्लाई होगा। C21 के साथ क्या आएगा, E2 आएगा शायद, C21 के साथ में और क्या आएगा, यस इवन E2 है, ठीक है। 31, 41, 51 एंड 61। देख लो जितने टर्म्स 36 में से जिन जिन टर्म्स में इवन था वो अपन ने ले लिए। सो सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमारा क्या मिला था, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट टर्म तो हमारा रेड कलर से लिखा हुआ ही है, C11 इवन, इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, C11 इवन मिल रहा है, प्लस अब सेकेंड वाले में आप देखो, इसमें इवन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये सारा कोफिशिएंट हमें वापस लिखना पड़ेगा। अब इस सारे कोफिशिएंट को अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या अपन, समेशन, देखो वन सब में है, वन यहाँ पर भी है, वन यहाँ पर भी है, वन यहाँ पर भी है, वन यहाँ पर है, तो कोफिशिएंट में सी के आगे वन तो रहेगा ही रहेगा। सेकेंड वाला टर्म जो है यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या मैं समेशन एक टर्म पे लगाऊं बीटा जिसकी वैल्यू 2 से लेके 6 तक कर दूं, तो ये सारे कोफिशिएंट आ गए। और जो यहाँ पे 2 है वही यहाँ पे है, जो 3 यहाँ पे है वही यहाँ पे है, जो 4 यहाँ पे है वही यहाँ पे है, जो 5 यहाँ पे है वही यहाँ पे है, और जो 6 यहाँ पे है वही यहाँ पे है। सो इसका मतलब यहाँ पर ई बीटा हो जाएगा, ई बीटा हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट। तो ये हमारे पास में हो जाएगा, ओके सी के साथ में भी लगाना पड़ेगा, C1 बीटा ई बीटा,
तो ये समेशन आ जाएगा हमारे पास में इस पूरे सेकेंड टर्म को सॉल्व करने से। तो इसको अपन लिख लेते हैं समेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड टर्म से समेशन बीटा इज इक्वल्स टू 2 to 6 सी 1 बीटा एंड ई बीटा, करेक्ट, प्लस अब इसमें देखो यहाँ पे इस E1 का 1 हो जाएगा। इस बार हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 3 4 5 6 पहले आ रहे हैं, तो समेशन लगाओ बीटा इज इक्वल्स टू 2 to 6, लेकिन कोफिशिएंट में बीटा पहले आना चाहिए, इस बार बीटा पहले आएगा तो उसकी वैल्यू। और देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी सेकंड में 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो बीटा के आगे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे E2 E3 E4 E5 E6 यानी कि यहाँ पे हमारे पास बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे C11 E1 प्लस समेशन कॉमन आ जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 2 to 6 और ई बीटा भी कॉमन आ जाएगा, तो C1 बीटा प्लस C बीटा 1 और साथ में आ जाएगा E बीटा। लेट्स सी कि हमें यही एक्सप्रेशन मिल रहा है क्या, किसके इक्वल, x के इक्वल। यस, इक्वेशन नंबर 41 देख लो, सी दिस इक्वेशन 41। अच्छा ये 1/2 आएगा, ये 1/2 फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ था जो हमने स्किप कर दिया, तो 1/2 लगा लेंगे तो आपके पास 41 आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नोट दैट हमारे पास स्ट्रेस के फॉर्मूले में हर जगह कॉम्बिनेशन अपीयर होगा। जैसे हमने यहाँ पे अब हमने अपन ने क्या किया है, ये E1 के करस्पॉन्डिंग लिया है, इसी तरह से अगर E2 के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो यहाँ पे C2 बीटा आ जाएगा, E3 के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो 3 बीटा पे समेशन लग जाएगा। तो इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं C अल्फा बीटा, उसके साथ में पक्का बीटा और अल्फा आएगा ही आएगा। सो हमारे पास स्ट्रेस का कोई भी एक्सप्रेशन जब हम डिराइव करेंगे, सो हमारे पास अलग से C अल्फा बीटा नहीं आएगा, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आएगा। ओके, इट एंटर्स द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस। तो इट फॉलोज दैट द इलास्टिक स्टिफनेस कांस्टेंट्स आर सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में क्योंकि हमेशा ये कॉम्बिनेशन आएगा, तो जो C अल्फा बीटा होगा प्लस और C बीटा अल्फा होगा, अगर इसमें मैं अल्फा को बीटा से इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा, C बीटा अल्फा मिल जाएगा, और सेकेंड टर्म क्या मिल जाएगा, C अल्फा बीटा मिल जाएगा। तब भी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम रहेगी हमारे पास, करेक्ट, तब भी ये वाली क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब ये है कि इंटरचेंज करने से, और हमारे पास हमेशा नहीं आएगा इन दोनों का, हमेशा कॉम्बिनेशन आएगा, इसलिए हम इनको सिमेट्री कंसिडर करेंगे और सी अल्फा बीटा को सी बीटा अल्फा के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि अल्फा को बीटा से इंटरचेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास इस सिमेट्री की वजह से क्या होगा, इस सिमेट्री की वजह से होगा क्या, 36 कांस्टेंट आर रिड्यूस्ड टू 21। 36 जो है वो 21 से रिड्यूस हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे, यहां से देख लो, यहाँ जब हमें 36 मिले थे, ये 36 मिले थे ना, अब हम बोल रहे हैं कि सी अल्फा बीटा जो है वो सी बीटा अल्फा के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 2 2 1 के इक्वल हो गया। तो इन दोनों को एक तो ये हो जाएगा ना, दिस विल बी अवर 1, दिस विल बी 2, इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, करेक्ट, 3 1 1 3 है, तो फिर 3 1 को काट दो, इसी तरह से 1 2 कंसिडर कर लिया तो 2 1 को क्रॉस कर दो, इसको 4 नंबर पे मान लेते हैं तो 4 1 क्रॉस हो जाएगा, इसको 5 मान लेते हैं तो 5 1 हट जाएगा, इसको 6 नंबर मान लेते हैं तो 6 1 हट जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है इसलिए ना, ये 1 ही कंसिडर होगा। उसके बाद 7 नंबर पे आ जाएगा हमारा ये C 2 2, 8 नंबर पे आएगा 2 3, तो 3 2 कैंसिल हो जाएगा। 9 नंबर पे आएगा 2 4, तो 4 2 कट हो जाएगा। 10 नंबर पे आएगा 2 5, तो 5 2 कट हो जाएगा। 11 नंबर पे आएगा 2 6, तो 6 2 कट हो जाएगा। फिर 3, ये 3 3 जो है इसको 12 नंबर पे मान लेते हैं। फिर 13 नंबर पे आ जाएगा 3 4, तो 4 3 कट हो जाएगा। फिर ये 14 नंबर पे 3 5 आएगा तो 5 3 कट हो जाएगा। फिर ये 15 पे आएगा 3 6, तो 6 3 कट हो जाएगा। फिर ये 16 नंबर पे C 4 4 आ जाएगा। फिर 17 पे 4 5 हो जाएगा तो 5 4 कट हो जाएगा। 18 पे 4 6 आएगा तो 6 4 कट हो जाएगा। फिर 19 पे 5 5 आ जाएगा।
फिर 5 6 जो है वो 20 पे आएगा, तो 6 5 कंसिडर हो जाएगा, और 6 6 पे आ जाएगा 21। तो 36 कोफिशिएंट जो है वो हमारे कितने हो गए, 21 हो गए। तो ये देखो 21 हो गए। ओके, सो दिस वाज इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी।